नमस्ते। चलिए आज भूमि और सूर्या की कहानी सुनते हैं और उनके साथ मिलकर प्रकृति के कुछ सबसे कीमती खजानों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये दोनों बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में पहुंचे हैं अपनी अज्जी यानी दादी के गांव। और ये जगह, वाह, क्या कहने, कुदरती खूबसूरती से भरी हुई है। और गांव पहुंचते ही उनकी अज्जी उनका स्वागत करती हैं। और पता है क्या कहती हैं? वो कहती हैं, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। बस यहीं से शुरू हो जाती है उनकी खोज, प्रकृति के अनमोल तोहफों को ढूंढने की। तो देर किस बात की, चलिए हम भी इस सफर पर उनके साथ हो लेते हैं। तो इस खोज की शुरुआत होती है उन सबसे जरूरी चीजों से जिनके बिना आप सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा, मतलब जीवन होगा ही नहीं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम बिना सांस लिए कितनी देर तक रह सकते हैं? कुछ मिनट, शायद उससे भी कम, है ना? और यही सवाल हमें सीधा उस चीज पर ले आता है जिस पर हम हर पल, हर सेकंड डिपेंड करते हैं, हवा। देखिए, हम खाने के बिना तो कुछ हफ्ते निकाल सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन, लेकिन हवा में जो ये 21% ऑक्सीजन है ना, इसके बिना तो हम कुछ पल भी जिंदा नहीं रह सकते। यही वो ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचती है और उसे वो एनर्जी देती है जिससे हम चल फिर पाते हैं, सोच पाते हैं, मतलब जी पाते हैं। अब हवा की तरह ही पानी भी उतना ही जरूरी है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारी पृथ्वी पर पानी तो भाई बहुत है, लेकिन उसका 97% से भी ज्यादा हिस्सा समंदर में है, और वो है खारा, मतलब हम उसे पी नहीं सकते। जिस मीठे पानी पर हम सब निर्भर हैं पीने के लिए, खेती के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, वो तो 3% से भी कम है, और उसमें से भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर्स में बर्फ बना हुआ है। और इसीलिए अज्जी बच्चों को सिखाती हैं कि पानी का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि मीठे पानी की हर एक बूंद सच में अनमोल है। और अगर हम इसे गंदा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के इस सबसे जरूरी स्रोत को ही खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, हवा पानी की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एनर्जी की, वो शक्ति जो पूरी दुनिया को चलाती है। और इसके दो मेन सोर्स हैं, एक हमारे ठीक ऊपर आसमान में और दूसरा हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन में। हमारी धरती पे जितनी भी एनर्जी है ना, उसका अल्टीमेट सोर्स तो सूरज ही है। पौधे क्या करते हैं? वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके एक तरह का जादू करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर जानवर उन पौधों को खाकर एनर्जी लेते हैं, और बस ये एनर्जी की चेन ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती है। और हम इंसानों ने भी सूरज की इस जबरदस्त ताकत का सीधा इस्तेमाल करना सीख लिया है, जैसे सोलर कुकर में खाना पकाना हो, वाटर हीटर से पानी गर्म करना हो, या फिर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाना हो। सब सूरज से ही तो हो रहा है। लेकिन रुकिए, हमारी ज्यादातर एनर्जी सूरज से नहीं बल्कि जमीन के बहुत बहुत अंदर से आती है। ये वो एनर्जी है जो लाखों करोड़ों सालों से धरती के अंदर दबी हुई है। ये बनी है उन पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों से जो करोड़ों साल पहले मर गए थे। इन्हीं को हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स। आज जरा अपने आसपास देखिए, हमारी गाड़ियां, बसें, ट्रैक्टर, ये सब किस पर चल रहे हैं? पेट्रोल, डीजल, है ना? और ये सब बनते हैं पेट्रोलियम से, जो कि एक जीवाश्म ईंधन है, और इसे जमीन की बहुत गहराई से निकाला जाता है। तो एनर्जी की बात हो गई, अब जरा उन रिसोर्सेज पर चलते हैं जो सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि एक तरह से जिंदा हैं। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम और हमारी सिविलाइजेशन की नींव हैं। सोचिए, जंगल और मिट्टी का रिश्ता कितना गहरा है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं होते, पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं ताकि वो बारिश में बह ना जाए। और फिर जब पत्तियां गिरकर सड़ती हैं तो लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीव उसे खाद बना देते हैं। इससे मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ और भी ज्यादा जिंदा हो जाती है। और हाँ, मिट्टी के नीचे क्या है? चट्टानें और मिनरल्स, लोहा, तांबा, सोना और न जाने कितने ही दूसरे खनिज। हमारे घर, हमारी सड़कें, अरे हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, वो भी तो इन्हीं खनिजों को धरती से निकालकर ही बनाया गया है। तो भूमि और सूर्या ने अपनी इस यात्रा में प्रकृति के कितने सारे खजाने देख लिए, लेकिन अब वक्त है इन्हें ठीक से समझने का, क्योंकि इन सभी खजानों में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकृति खुद ब खुद या फिर हमारी थोड़ी सी मदद से वापस बना सकती है,
जैसे हवा तो हमेशा चलती रहेगी, सूरज रोज निकलेगा, पानी बारिश बनकर वापस आ जाएगा, और अगर हम सही देखभाल करें तो जंगल भी फिर से उगाए जा सकते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, मतलब एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि उन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। सोचिए, इंसानों का पूरा इतिहास पेट्रोलियम की बस एक बूंद बनने में लगने वाले समय के सामने पलक झपकने जैसा है, बस इतना लंबा टाइम लगता है। इन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अज्जी बच्चों को यही समझाती हैं कि देखो, एक तरफ तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सूरज की रोशनी और हवा, और दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला और पेट्रोल। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा सावधानी से और सोच समझकर करना होगा। तो भाई, छुट्टियां खत्म, अब भूमि और सूर्या के घर लौटने का टाइम हो गया है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार वे अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नई और गहरी समझ के साथ देख रहे हैं। जैसे ही वो शहर वापस आते हैं ना, उन्हें फर्क तुरंत महसूस होता है। कहाँ गांव की वो ताज़ी हवा और कहाँ यहाँ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की गंध। अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये तो लाखों साल पुराने फॉसिल फ्यूल्स को जलाने का नतीजा है, और ये हमारी हवा को बदल रहा है। और यहीं पर महात्मा गांधी की ये बात एकदम फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन हर आदमी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। मतलब नेचर ने हमें ज़रूरत का सब कुछ दिया है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी ज़रूरत लालच बन जाती है और हम इन कीमती चीज़ों को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने लगते हैं। तो भूमि और सूर्य की इस यात्रा का असली मतलब यही है, और ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। प्रकृति ने हमें जो ये अनमोल खजाने दिए हैं, ये सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस अमानत की हिफाजत कैसे करेंगे।